हाय गाइस, एक चीज आपको पता होगी। मतलब मैं कभी भी कोई पॉडकास्ट करता हूँ किसी के साथ या फिर इन जनरल जब भी मैं इस चैनल पे वीवो के एक्स सीरीज फोन्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ ना, तो ना उसकी डिफरेंट अप्रोच रहती है। देखो, जब भी वीवो के एक्स सीरीज फोन का नाम आता है ना, सबसे पहले माइंड में क्या आता है? कैमरा। और ऑब्वियसली इस वजह से मैं सबसे पहले कैमरा जज करता हूँ उन फोन्स का, उसके बाद फिर बाकी बैटरी, डिस्प्ले, डिजाइन वगैरह कैसा है। बट रिसेंटली वीवो ने ये छोटा फोन लॉन्च करा है, इसका नाम X200 FE है। इसके ऊपर मैंने एक महीने पहले वीडियो बनाई थी और मुझे एक महीना लग गया इस फ़ोन को टेस्ट करने में, जस्ट ये समझने में कि इसमें हीटिंग इश्यूज़ है कि नहीं। और ये कुछ गिने चुने फ़ोनों में से वीवो के, खासकर एक्स सीरीज़ के फ़ोन्स में से, जिनको मैंने कैमरा से सिर्फ जज नहीं करा, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग सिर्फ कैमरा इस फ़ोन का हाईलाइटिंग पॉइंट है ही नहीं। एंड बिलीव मी गाइस, छोटे फ़ोन्स को रिव्यू करना ना सबसे टफ चीज़ होती है, क्योंकि बहुत कुछ एनालाइज करना पड़ता है, जो कि मैंने ढंग से कर लिया है। तो अगर आप किसी को ये फ़ोन रिकमेंड करोगे 50,000 रुपये के अराउंड, तो आज मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी इस फ़ोन की बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करने से पहले, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक पार। ऐसी वीडियोस मैं बनाता रहता हूँ। अब सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करो। सबसे पहले डिज़ाइन की बात करते हैं गाइस, क्योंकि छोटा होना इस फ़ोन का सबसे की हाईलाइटिंग फीचर है। और क्योंकि पिछले एक महीने से मैं और मेरी टीम इसमें प्रॉपरली सिम लगा के इसको टेस्ट कर रही है, तो ना हमें बहुत सारे पब्लिक के रिस्पॉन्स मिल गए। मतलब पब्लिक से मेरा मतलब है मेरे फ्रेंड या फिर मेरे टीम मेंबर के फ्रेंड। सबका रिस्पॉन्स इस फोन को लेके पता क्या था? कि हाँ, छोटा है, अच्छी बात है, लेकिन सब कह रहे थे कि यार आईफोन से कितना रिजेंबल कर रहा है। एंड आई थिंक लोगों को ये आईफोन से रिजेंबल करता हुआ पता है क्यों लगता है? क्योंकि इसकी इन हैंड फीलिंग बहुत प्रीमियम है, जैसे कि आईफोन की रहती है। आई थिंक इसीलिए। और जस्ट एक पर्सनल फीलिंग वो शेयर करूंगा आप लोग के साथ। देखो, मैंने अभी Vivo X200 F यूज करा है, सेम टाइम पे OnePlus 13S भी, वो भी एक छोटा फोन है, मैंने वो भी रिव्यू किया था प्रॉपरली सिम डाल के। और मुझे इनको यूज करने के बाद ना बहुत खुशी हो रही थी कि फाइनली अब बहुत सारे ब्रांड्स को ना छोटे फोन बनाने आ गए जो कि बहुत कम कॉम्प्रोमाइजेस के साथ आ रहे हैं। और इस फोन की ड्यूरेबिलिटी भी देखी जाए तो वीवो ने एक काम अच्छा करा है कि मैट फिनिश दी है, और मेरे पास ये थोड़ा येलोइश टिंट वाला कलर है। एक महीने की यूसेज में इस बैक पैनल पे तो कोई भी स्क्रैचेस नहीं दिख रहे, और सरप्राइजिंगली फ्रेम पे भी स्क्रैचेस नहीं है। मतलब जब ये फोन मेरे पास पहली बार आया था ना, मुझे लगा था कि ब्लैक फ्रेम है, बहुत स्क्रैचेस पड़ेंगे, बहुत डेंट भी पड़ेंगे, जो कि बहुत चांसेस है कि फ्यूचर में जब मैं इसको और यूज करूं तो डेंट आ जाए। बट एक महीने की यूसेज में नहीं आए, ये सरप्राइजिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैंने विदाउट केस यूज करा था। और एक कॉम्पैक्ट फोन होने के बाद भी ना अच्छे स्पीकर्स निकले भाई इस फोन के, काफी लाउड हो जाते हैं। और स्पेसिफिकली बोलूंगा फिंगरप्रिंट्स के अंदर मेरे को इस फोन का बहुत अच्छा लगा, काफी एक्यूरेट रहा। अब क्योंकि एक्सपेंसिव फोन है, तो आप लोग हमेशा मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते हो कि भाई हैप्टिक फीडबैक को बहुत अच्छे से रिव्यू करा करो। तो डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो मैं बोलूंगा कि इस प्राइस सेगमेंट में सबसे स्ट्रॉन्ग हैप्टिक्स नहीं लेकर आता फोन। बट अगर मैं टाइपिंग एक्सपीरियंस की बात करूं तो मेरे हिसाब से वो अच्छा एक्सपीरियंस लगा मेरे को। इनफैक्ट कॉल्स भी एज सच मिस नहीं हुई, तो लाइक ठीक है। और कमेंट से याद आया, जब मैंने इस फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी तो कुछ लोगों को कंफ्यूजन थी कि इस फोन के इंडियन वेरिएंट में NFC नहीं आता। बट ऐसा नहीं है भाई, इस फोन में NFC है। और क्योंकि 30 डेज हो गए इस फोन को यूज करते हुए, तो मैंने बहुत अलग अलग एरियाज में नेटवर्क जज कर लिए इस फोन के। जैसे कि मैं न्यू दिल्ली में रहता हूँ, जियो यूज करा है मैंने, और मुझे ना ही डेटा स्पीड्स में कोई प्रॉब्लम हुई है, ना ही कोई एज सच नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम हुई। और ऑब्वियसली गाइज, मैंने आउटडोर्स जो है 5G यूज करा है इस फोन पे। और इससे ये भी क्वेश्चन आता है कि आउटडोर सिचुएशन में क्या ये हीटअप होता है 5G के टाइम पे? तो इस नोट पे आई थिंक पहले परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। देखो, सबसे बड़ा फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ। जो इस फोन में प्रोसेसर है ना, MediaTek Dimensity 9300+, ये जो प्रोसेसर है काफी बार हम लोग देख चुके हैं, काफी लोगों ने ये तक रिपोर्ट करा हुआ है कि ये हीटिंग सही से मैनेज नहीं करता। और मैं इंटरनेट पे देख भी रहा था, Vivo T4 Ultra एक फोन आया था, उसमें भी यही प्रोसेसर था। कुछ लोगों ने हीटिंग इश्यूज बताए थे उस फोन के अंदर। तो इस वजह से मैं मेंटली प्रिपेयर था कि जिस दिन मैंने इस फोन में सिम डाली थी ना, मुझे बस पता था कि शायद से इस फोन में हीटिंग इश्यूज मेरे को अच्छे खासे देखने को मिलेंगे। बट फनी बात ये है कि मेरे को हीटिंग इश्यूज नहीं मिले। इनफैक्ट क्रॉस चेक करने के लिए मैंने अपने टीम मेंबर को भी बोला, भाई आप भी सिम डालो, आप भी इसको चेक करके देखो कहीं इसके अंदर हीटिंग इश्यूज है कि नहीं। बट हाँ, इसमें हीटिंग इश्यूज नहीं निकले 95% ऑफ टाइम। और हमेशा की तरह गाइस, मैंने इंटरनेट पर रिसर्च करी कि बाकी लोगों को हीटिंग इश्यूज फेस हो रहे हैं या फिर नहीं। बहुत लोगों ने यही रिपोर्ट करा कि छोटा फोन होने के बाद भी ये नहीं कर रहा हीट। बट गाइस, अगर आपने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो मैंने कहा था 95% ऑफ टाइम ये ज्यादा हीट नहीं करता। बचे हुए 5% की बात करूं तो उसका कुछ एग्जांपल देता हूं। जैसे कि मेरी आदत है भाई, मैं जब भी ड्राइव करता हूं मैं एंड्रॉइड ऑटो यूज करता ही करता हूं। इस फोन के साथ भी यूज करा और ये फोन जो है वार्म हो गया। या फिर दूसरा एग्जांपल बताता हूं, जब भी मैंने व्हाट्सएप पे वीडियो कॉल करी इस फोन के अंदर, तब मैंने देखा है कि हाँ, ये फोन वार्म हो जाता है। और बहुत रेयर केसेस में ऐसा भी हुआ है कि मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ और रैंडमली ये फोन हीट कर गया। मतलब हर बार नहीं होता,
बस एक रैंडमली हो जाता है। बट आपको ऑनेस्टली बताऊं, ये जो मैंने 3 एग्जांपल भी दिए है ना, ये ना ऐसे कुछ कंसर्निंग नहीं है। मतलब कोई ऐसी डील ब्रेकर वाली बात नहीं है कि ये फोन जो है बहुत ही परेशान कर दे। यूजुअली कॉम्पैक्ट फोन्स में हियर एंड देयर वार्म होने के इश्यूज आ ही जाते हैं, तो ये चीज मेरे को नॉर्मल लगी। इनफैक्ट मैं OnePlus 13S का भी एग्जांपल लेके चलूं, उसके अंदर तो स्नैपड्रैगन 8 एलीट प्रोसेसर है, कितना फैंटास्टिक है, वो भी कभी कभी वार्म हो जाता है। बट स्टिल अगर आप मेरे को कंपेयर करने के लिए बोलो OnePlus 13S को और Vivo X200 FE को, तो ऑब्वियसली OnePlus के थोड़े से बेटर थर्मल्स है। फिर सेकंड क्वेश्चन बहुत लोगों का था कि ये जो Vivo X200 FE है, इसमें UFS 3.1 स्टोरेज है, क्या ये वाली स्टोरेज होना इस प्राइस सेगमेंट में डील ब्रेकर है? क्या ये फोन को स्लो करता है? मेरे 1 महीने के एक्सपीरियंस में ना बस एक बार मुझे लगा ऐसा कि यार फोन थोड़ा सा स्लो हो गया स्टोरेज की वजह से। मतलब मैं एक्सपेंसिव फोन के हिसाब से जज कर रहा हूँ। जब मैं लगातार फोटोज खींच रहा था तब मुझे लगा कि हाँ, थोड़ी लेट फोटोज प्रोसेस हो रही है। बट इसके अलावा मैं कुछ और ऐसे निटपिक करके नहीं बता सकता, क्योंकि जब भी मैंने इस फोन को यूज किया है मुझे ऐसा कुछ भी स्लो तो नहीं लगा। मैं तो ये भी बोलूंगा गाइस कि जो रैम मैनेजमेंट वीवो ने इसकी कर रखी है ना, वो बहुत सही लगी मेरे को। जितनी भी एप्स मैं रेगुलरली यूज कर रहा था ना, वो रैम से हट नहीं रही थी। मैं उनको जब भी ओपन कर रहा था वो वहीं से रिज्यूम हो रही थी। तो गाइस पूरी परफॉर्मेंस को अच्छे से जज करने के बाद आई एम हैप्पी टू रिपोर्ट, जो हम सबका डर था ना कि इस फोन में हीटिंग इश्यूज मिलेंगे, वो तो नहीं निकले। तो लाइक जो परफॉर्मेंस एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट वो अच्छा ही रहा। बट गाइस जब भी प्रोसेसर की हम बात करते हैं ना, तो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं होता कि जो इसको लेके लोग कंसर्न होते हैं। एक और फैक्टर होता है जिसको लेके प्रोसेसर बहुत रिस्पॉन्सिबल रहता है, वो है बैटरी बैकअप, कि कितना एफिशिएंट है प्रोसेसर। अब देखो इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस फोन की जो बेसिक स्पेक्स है बैटरी की, वो बहुत अच्छी है। मतलब 6500 mAh की बैटरी डाली है यार इस छोटे से फोन में। अब पहले मैं आप सबको ना एक सैड सिचुएशन बताता हूँ। देखो मैं जब भी फोन रिव्यू करता था, मैं आप लोग को स्क्रीनशॉट दिखा के प्रॉपरली स्क्रीन ऑन टाइम दिखाता था ना, कि इस फोन ने मुझे इतना स्क्रीन ऑन टाइम दिया, इतना अच्छा बैटरी बैकअप है इस फोन का। पता है सैड बात क्या है, अब मोस्टली जितने भी ब्रांड है स्मार्टफोन के, इन्होंने धीरे धीरे जो है ये स्क्रीन ऑन टाइम को दिखाना और डिफिकल्ट कर दिया है। और मैं तो थर्ड पार्टी ऐप यूज करता था फ्रैंको नाम की, वो बहुत सही लगती थी मेरे। बट अनफॉर्चुनेटली गाइज अब कोई भी ऐप, चाहे फिर वो थर्ड पार्टी हो या फिर जो फोन की सेटिंग्स में ही हमें स्क्रीन ऑन टाइम देखने को मिलता है, कुछ भी एक्यूरेट नहीं रहा है। तो इस वाले रिव्यू में, इनफैक्ट फ्यूचर वाले रिव्यूज में भी मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आप लोग को बैटरी सिचुएशन समझाना। थोड़ी सी स्क्रीनशॉट्स की हेल्प लिया करूंगा अब तो मैं। तो गाइज मैं जितने भी अब इस फोन के स्क्रीनशॉट दिखाने वाला हूं ना स्क्रीन ऑन टाइम के, इनको लाइक थोड़ा अप्रोक्सीमेटली समझना। जैसे कि इन स्क्रीनशॉट में आपको दिख रहा होगा कि 11 घंटे के अराउंड मुझे स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। और इन सारे स्क्रीनशॉट्स का अगर मैं एवरेज लेके चलूँ ना, तो 9 से 10 घंटे का स्क्रीन ऑन टाइम मिला है। और अगर मैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को भी कंसिडर करूँ ना, जो कि मैंने ऑन करके भी देखा था, मतलब मैं बोलूंगा 30 मिनट का ही फर्क आता है। तो लाइक 30 मिनट ऊपर नीचे समझ लेना। और आइडल ड्रेन की भी बात करूं कि लाइक रात को मैंने फोन को नॉर्मल छोड़ दिया और जब सुबह उठ के देखा, जब ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑफ थी, सिर्फ 1% बैटरी लॉस हुई थी। और अगर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन रहती है, तो अगर पूरी रात में फोन आइडल रहता है, तब भी 3 से 4% बैटरी लॉस हो जाती है। और एकदम इजी वर्ड्स में बताऊं तो अगर आप इस फोन को लाइट तरीके से यूज करोगे तो पूरा 1 दिन या उससे ज्यादा चल सकता है, जो कि एक छोटे फोन के हिसाब से मैं जज करूं। और क्योंकि एफिशिएंट प्रोसेसर नहीं माना जाता ये, फिर भी मैं बोलूंगा बैटरी बैकअप तो यार सही निकला इस फोन का। और डेफिनेटली जो 90 वॉट की चार्जिंग ये फोन लेकर आता है, वो तो बहुत हेल्प करता है भाई, काफी फास्ट तो है ही। थोड़ा सा आप लोगों के साथ में इस फोन का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस डिस्कस करूंगा। देखो पिछले कुछ टाइम में ना लोग बहुत तारीफ कर रहे हैं फ्रंट टच ओएस की, सिर्फ और सिर्फ जिस तरीके के सॉफ्टवेयर अपडेट वीवो दे रहा है ना, जिस तरीके की फ्रीक्वेंसी लेकर आ रहा है। जैसे कि ये वीडियो मैं जुलाई में शूट कर रहा हूँ और इसमें जुलाई का सिक्योरिटी पैच अपडेट है। इतने फास्ट अपडेट जो आ रहे हैं ना, ये लोगों को बहुत पसंद आ रहे हैं। इनफैक्ट मुझे भी पसंद आ रहे हैं। इनफैक्ट मैं तो यार ये समझने लगा हूँ कि चाहे ये फीचर पैक्ड यूआई ना हो, बट फॉर सम रीजन मुझे जो है फ्रंट टच ओएस रिलायबल लगने लगी है। बट जब भी मैं फोन रिव्यू करता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि भाई बग्स ढूंढ लूं। इस फोन में मुझे 2 बग्स मिले, खैर वो बाद में रिपीट नहीं हुए, तो लाइक इसको इतना बड़ा इशू नहीं बनाऊंगा मैं। बट स्टिल मैं आपको बग्स बताता हूँ। जैसे कि ये देखो, फोन को यूज करते हुए मुझे 1 हफ्ता हुआ था, सडनली फोन फ्रीज हुआ और खुद से रीस्टार्ट हो गया। और सेकंड बग मुझे पता क्या मिला, मैंने अपने TWS कनेक्ट कर रखे थे इस फोन के साथ, और मैं कितनी भी फोन में वॉल्यूम बढ़ाऊं, ईयरफोन्स में आवाज नहीं बढ़ रही थी, तो मुझे ब्लूटूथ ऑन एंड ऑफ करना पड़ा, फिर वो सॉर्ट हो गया। बट ये जो मैंने आपको 2 बग्स बताया, ये बस मेरे को एक ही बार एक्सपीरियंस हुए, दोबारा नहीं आए। इसके अलावा मुझे ऐसा कोई बग भी नहीं मिला। तो इस एक्सपीरियंस को मैं स्टेबल ही बोलूंगा, क्योंकि इससे भी ज्यादा बग्स मैंने बाकी यूआई में देखे हैं। और सिमिलर तरीके से अगर मैं इस फोन के डिस्प्ले का एक्सपीरियंस बताऊं, देखो 30 डेज बहुत ज्यादा होता है लाइक डिस्प्ले को जज करने के लिए। बट मजे की बात पता है क्या है, जब मैंने इस फोन की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाई थी, मैंने मैक्सिमम 1 या 2 दिन इस फोन को टेस्ट करा था। मुझे उसी टाइम समझ में आ गया था कि ये बहुत अच्छी डिस्प्ले है, इसलिए मैंने उस अनबॉक्सिंग वीडियो में तारीफ भी काफी की थी। और 30 दिन इस फोन को यूज करने के बाद मैं फिर से तारीफ ही करूंगा डिस्प्ले की। एंड आई थिंक गाइस
गाइस इसके पीछे सिंपल सा रीजन है कि टेक्निकली देखा जाए स्पेक्स बहुत स्ट्रॉन्ग है डिस्प्ले की, जैसे कि 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस है या फिर 1800 निट्स की HBM। एक एग्जांपल बताता हूँ, रिसेंटली स्पेशल ऑप्स 2 आया है हॉटस्टार पे। खैर वो HDR कंटेंट नहीं है, वो मैंने इस फोन पे देखा था, बहुत कंफर्टेबल एक्सपीरियंस था और डिस्प्ले के कलर्स भी मेरे को बहुत अच्छे लगे। बट क्योंकि 5000 निट्स की पीक ब्राइटनेस थी तो मुझे जो है HDR कंटेंट देखना था, और मुझे पता है भाई पुराने एक्सपीरियंस से कि ARPLENT कितनी अच्छी सीरीज है HDR कंटेंट को जज करने के लिए, तो स्पेशली मैंने इस फोन पे चला दिया। और मेरे हिसाब से मैं बहुत सिंपली बोलूंगा, कुछ तो बात है इस फोन की ब्राइटनेस में कि HDR कंटेंट बहुत अच्छा दिखता है। तो इफ इन केस अगर आप में से किसी और के पास ये फोन ऑलरेडी है तो मुझे बताना कि सच में HDR कंटेंट बहुत अच्छा दिखता है कि नहीं आपके हिसाब से भी। बाकी इस फोन की जो 1800 निट्स की HBM है, ये बहुत अच्छा नंबर माना जाता है। जब भी मैंने इस फोन को आउटडोर यूज करा है, चाहे फिर मैंने चैट करी हो या फिर मैंने नेविगेशन यूज करी हो, प्रॉपर्ली विजिबल थी डिस्प्ले। तो इतने दिन यूज करने के बाद मैं एक बात जरूर बोलूंगा, आई थिंक एक छोटे फोन के हिसाब से ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस फोन का डिस्प्ले, जो कि मेरे हिसाब से बहुत बड़ी बात भी है। और अब फाइनली गाइस कैमरे के बारे में बात करते हैं। देखो मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में भी कहा था कि जब भी मैं वीवो के X सीरीज फोन की बात करता हूं ना, तो मैं सबसे पहले कैमरे को हाईलाइट करता हूं। मतलब वीडियो स्टार्ट में पहले डिजाइन से करता हूं, फिर कैमरे की जरूर बात करता हूं। बट इस X200 FE की बात करूं तो रीजन है कि मैं कैमरा लास्ट में क्यों डिस्कस कर रहा हूं। जब मैं पूरा कैमरा एक्सप्लेन करूंगा आपको अच्छे समझ में आ जाएगा क्या सिचुएशन है। देखो वैसे सेटअप बताऊं तो 50+8+50 मेगापिक्सल का सेटअप है। और फन फैक्ट पता है क्या है, जो Vivo T4 Ultra आया था कुछ टाइम पहले, एग्जैक्टली यही सेटअप लेकर आया था। बट Vivo T4 Ultra और इस फोन में फर्क ये है कि यहाँ पर जायस मिल जाता है और उससे रिलेटेड बहुत सारे फीचर्स है कैमरा ऐप में। और सेकंड चीज जो इस फोन से रिलेटेड मैंने रियलाइज करी कि अगर मैं इस प्राइस सेगमेंट में देखूं तो ये फोन जो है सबसे बेस्ट कैमरा फोन नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी OnePlus 12 अवेलेबल है जो कि यहाँ पुराना है, बट स्टिल उसका सेटअप ओवरऑल बहुत अच्छा है। एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को क्यूरियोसिटी हो गई होगी कि मैंने इसको बेस्ट क्यों नहीं बोला है, वीवो के कैमरास तो बेस्ट होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये बुरा है, मैं बस इतना एक्सप्लेन करूंगा कि पिछले एक महीने की मेरी यूसेज में ना मेरे को हियर एंड देयर थोड़ी बहुत चीजें इनकंसिस्टेंट लगी, जो कि बहुत मेजर चीज नहीं है, कोई डील ब्रेकर नहीं है। ये जो नाइट फोटोज में दिखा रहा हूँ इसमें डिटेल्स और बेटर हो सकती थी, या फिर इस फोन का जो पेरिस्कोप लेंस है सब्जेक्ट के ज्यादा पास नहीं जा सकता, तो फोकसिंग डिस्टेंस थोड़ा सा ट्रिकी है। और जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस है ऑब्वियसली वो 8 मेगापिक्सल की तरह ही डिटेल लेकर आएगा। फिर हम ये भी सोच सकते हैं कि OnePlus 13s में तो अल्ट्रा वाइड लेंस भी नहीं है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग ये फोन जो है दूसरे बड़े फोन से कंपेयर नहीं हो सकता, ये एक डिफरेंट कैटेगरी है। और एक कॉम्पैक्ट फोन के हिसाब से अगर मैं इस फोन की अच्छाइयां बताऊं तो आई थिंक वीवो ने इस फोन को बहुत अच्छी प्रोसेसिंग दी है। मतलब जब भी मैं फोटोज खींचता हूं अच्छी प्रोसेसिंग होती है तो फैंटास्टिक आउटपुट आ जाता है। एकदम टेक्निकल होके बताऊं तो हर एक फोटो में जो है काफी अच्छा HDR मिल जाता है और सैचुरेशन भी अपर साइड मिलती है आई कैची बनाने के लिए आई गेस। और ह्यूमन शॉट्स दिखाऊं तो मेरे हिसाब से बहुत ही एक्सीलेंट परफॉर्म कर जाता है एज रिडक्शन इस फोन के अंदर, मतलब बहुत अच्छा कटआउट निकालता है। और जैसे कि यूजुअली होता है ना वीवो फोन्स के अंदर कि स्किन थोड़ी सी स्मूथ कर देता है, हल्की सी ब्राइट, ओवरऑल ह्यूमन सब्जेक्ट को थोड़ा सा बेटर दिखाने के लिए, वो इस फोन में भी होता है। और सबसे बेस्ट पार्ट गाइस, क्योंकि जायस है तो वो जो जायस स्टाइल पोर्ट्रेट मोड मिल जाते हैं अलग अलग बहुत डिफरेंट ब्लर के साथ मिलते हैं, वो अच्छा लगता है। या फिर जितने भी फिल्टर्स है वो बहुत एक्सीलेंट काम करते हैं क्रिएटिविटी में। और एक और बात बता रहा हूँ गाइस, एक महीने इस फोन को यूज करने के बाद मैं सिंपल सी बात बोलूंगा, अगर आपको कॉम्पैक्ट फोन चाहिए जिसकी सेल्फी बहुत अच्छी है तो इसका 50 मेगापिक्सल का कैमरा ऑब्वियसली बहुत अच्छी फोटोज तो खींचता ही है। बट सेम टाइम पे मैंने नोटिस किया यार इस फोन में फ्रंट में 2 फ्लैश मिल जाती है, और फ्लैश का ना वाइट बैलेंस भी थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। आई नो ये 2 फ्लैश देख के थोड़ा सरप्राइजिंग लगा होगा, मतलब बहुत लोगों ने अनबॉक्सिंग वीडियो में ये फ्लैश कवर ही नहीं की थी, अननोटिस चली गई थी ये चीज। और वीडियो के बारे में बताऊं तो 4K 60 FPS शूट कर सकता है गाइस, लेकिन 4K 60 FPS में हम लेंस स्विच नहीं कर सकते। और वैसे क्वालिटी की बात करूं ना, कलर्स अच्छे आते हैं, मतलब मैं बोलूंगा इसे फेयर इनफ वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है। अब क्योंकि ये वीवो का फोन है और वीवो हमेशा कैमरे में कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन एक्सीड करता है, ऑब्वियसली सेम एक्सपेक्टेशन इस फोन को लेके भी थी। अब टेक्निकली देखा जाए तो मैं बोलूंगा अगर मैं एक एक छोटी छोटी टेक्निकल चीजों को जज करने गया तो हियर एंड देयर कमियां मिल गई मुझे। बट मैं इतना बता सकता हूँ मासेस को ना टेक्निकल चीजों से ज्यादा ना ये पसंद है कि मैंने अपना फोन निकाला, कैमरा ऐप ओपन करी और जैसी फोटो खींची तो अच्छी आनी चाहिए, वो ये फोन डिलीवर कर दे। तो कैमरे के बारे में आई थिंक ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो मैंने रियलाइज किया पूरे एक महीने की यूसेज में। तो मैंने जितना भी एक्सपीरियंस शेयर किया है मैं इसको अगर क्लब करके आपको थोड़ा सा जज करके बताऊं कि ये फोन आपको खरीदना चाहिए कि नहीं, तो एक चीज मैंने स्टार्टिंग में बोली थी कि जब भी वीवो के X सीरीज के फोन की बात आती है ना, सबसे पहले माइंड में कैमरा आता है। मैं बोलूंगा अगर आप ये फोन खरीदने का सोच रहे हो ना, तो कैमरा सिर्फ इस फोन का हाईलाइटिंग पॉइंट नहीं है। आप इस फोन को तब कंसिडर करना जब आपको एक छोटा
कॉम्पैक्ट फोन चाहिए हो, या फिर अगर आपकी ये भी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे एक ओवरऑल बैलेंस्ड पैकेज चाहिए जिसकी स्पेक्स भी स्ट्रांग हो और एक ओवरऑल गुड कैमरा भी मिल जाए, तो ये फोन जो है बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी। और बार बार पता है मैं छोटा फोन क्यों रिपीट कर रहा हूँ? बिलीव मी गाइस, इतने साल फोन को रिव्यू करने के बाद मैंने एक ही चीज समझी है कि बहुत बड़ी ऑडियंस है जो कि ऐसे छोटे फोन यूज करना चाहती है। फाइनली जो है अब ब्रांड्स ने बनाने शुरू करे हैं अच्छे छोटे फोन्स। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भाई ऐसा फोन अब एग्जिस्ट करता है जिसको मैं इजीली रिकमेंड कर पा रहा हूँ। मजा आया भाई इस फोन को यूज करके। अगर आपके पास भी ये फोन है तो कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू जरूर लिख कर जाना भाई, बहुत लोगों की हेल्प होती है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी टीम लीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।